हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर का लोकपाल के ऊपर। तो हम इसे पढ़ना चालू करते हैं। द पर्पस ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकपाल इज़ नॉट टू एडजुडिकेट बट टू प्रोवाइड रेगुलर मशीनरी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ग्रीवेंस अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन in a discreet and informal manner. Critical examine this statement by providing proper justification of the office of the Lokpal in India. लोकपाल का मकसद न्याय निर्णय करना नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ग्रीवेंस को इन्वेस्टिगेशन करना है इस और जो लोकपाल का ऑफिस है हमारे इंडिया में, इसको हमको जस्टिफिकेशन और उसका क्रिटिकल एग्जामाइन करना है स्टेटमेंट का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले जिसमें आपको बताया था कि पहले हमको उस क्वेश्चंस के की पॉइंट्स निकाल लेना चाहिए। तो हमारा पहला की पॉइंट है लोकपाल क्या है हम ये जानेंगे, उसका पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग ग्रीवेंस अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की जाती है, देन उसका क्रिटिकल एग्जामाइन करेंगे। तो लोकपाल क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। लोकपाल ये एक संस्कृत वर्ड है, पर उसको दो भागों में डिवीज़न करके लिया गया है। लोका मीनिंग पीपल और पालक मीनिंग प्रोटेक्टर, जिसको मिलके बना है प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। और लोकपाल का मतलब यही होता है, प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। लेकिन लोकपाल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले लोकपाल वर्ड स्वीडन में, सबसे पहले लोकपाल शब्द की उत्पत्ति स्वीडन में हुई। लेकिन वहाँ पे स्वीडन में इसको लोकपाल के नाम से नहीं जाना जाता, इसको ओम्बड्समैन के नाम से जाना जाता है। 1809 में इसको सबसे पहले स्वीडन ने फॉर्म किया था। उसके बाद इसको 2013 में इंडिया में लेके आए। ओम्बड्समैन वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन लोकपाल वर्ड एक संस्कृत वर्ड है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब उड़ीसा के दौरे पे गए थे 1985 में, तब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी कि गवर्नमेंट स्कीम जो गरीबों की हालत सुधारने के लिए चलाई जाती है, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि गरीबों के लिए भेजे गए 1 रुपये में से महज 15 पैसे ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाते हैं। मतलब बीच में से वो पैसे क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, टोटली उन तक पूरे तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं। ये भ्रष्टाचार का मैंने सिर्फ आपको एक रूप दिखाया है, इसके भी और अनेक रूप है भ्रष्टाचार के, जो हम अलग अलग तरीके से उसको ऑब्जर्व करते हैं हमारे लाइफ के अनुभव से। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें करप्शन के लिए, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है। ये इंटरनेशनल वॉच डॉग एक तरीके का, जो ये बताता है कि पब्लिक सेक्टर में करप्शन का लेवल क्या है। तो हमारी इंडिया की रैंक 2018 में इसमें 180 कंट्री में से 81 थी, 2019 में 80 थी और 2020 में 86 थी। मतलब 180 कंट्री में से हमारी कंट्री 86 नंबर पे है। इसका ऐसा है कि जो जितना ऊपर रहेगा उसकी वो करप्शन के मामले में उतना कम रहेगा, और जो जितना नीचे रहेगा वो करप्शन के मामले में उतना बड़ा हुआ रहेगा। तो हम देख सकते हैं हमारी कंट्री की हालत क्या है करप्शन के मामले में। 2020 में 86 नंबर पे है हमारी कंट्री करप्शन के मामले में। अगर हम पर्पस की बात करें द ऑफिस ऑफ द लोकपाल की, तो लोकपाल एक एंटी करप्शन बॉडी है, मतलब भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन इम्पोर्टेंट पब्लिक फंक्शनरीज। लोकपाल का इंस्टीट्यूशन कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक अधिकारियों के लिए खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करता है। सिर्फ लोकपाल सेंट्रल लेवल पर करता है, लेकिन स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे कौन करता है? लोकायुक्त। इनके अपने अपने कार्य क्षेत्र बांटे गए हैं कि सेंट्रल लेवल पे सिर्फ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जांच पड़ताल लोकपाल करेगा, राज्य लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके खिलाफ लोकायुक्त जांच पड़ताल करेगा।
और ये बॉडी इसलिए बनाई गई है ताकि भ्रष्टाचार को थोड़ा बहुत कम किया जा सके, और जो हमारी CPI इंडेक्स, जो हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें थोड़ा सुधार लाया जा सके। तो पब्लिक फंक्शनरीज में कौन कौन इंक्लूड है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे PM मोदी जी, जो भी हाल फिलहाल में हैं, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप A, B, C and D ऑफिसर्स और ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब इनके दायरे में आते हैं। अगर कोई भी इनके अगेंस्ट शिकायत करता है तो इनके खिलाफ जांच पड़ताल के अधिकार लोकपाल को हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकपाल। तो इसमें टोटली 9 जने होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 8 मेंबर दूसरे होते हैं, ठीक है। तो चेयरपर्सन्स की क्वालिफिकेशंस क्या है, हम पहले वो जान लेते हैं। चेयरपर्सन्स की क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो फॉर्मर चीफ जस्टिस होना चाहिए ऑफ इंडिया, मतलब जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं। फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, या वो इमिनेंट पर्सन होना चाहिए जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेजेबल हो या एक्सपर्टाइज हो, 25 ईयर का। किस किस फील्ड में एक्सपर्टाइज होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, या बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट। इनमें से किसी भी फील्ड में वो 25 ईयर का एक्सपर्टाइज होना चाहिए या उसका नॉलेज होना चाहिए इन फील्ड में। और 8 मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होगी? 8 में से हमारे हाफ विल बी जुडिशियल मेंबर होने चाहिए और बाकी के हाफ नॉन जुडिशियल चले गए। हाफ मतलब 8 मेंबर में से 4 मेंबर जुडिशियल होना चाहिए और बाकी के 4 मेंबर नॉन जुडिशियल होने चाहिए। 50% मेंबर यानी कि 4 मेंबर SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वुमेन होनी चाहिए। फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गए और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गए उन 4 मेंबर्स में से। और बाकी नॉन जुडिशियल की बात करें तो उनको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए 25 ईयर का। फिर एंटी करप्शन पॉलिसी की फील्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट की फील्ड में, तभी वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे। सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन, ए मेंबर ऑफ लोकपाल थ्रू अ सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टिंग बाय। तो ये एक इसको सिलेक्ट करने के लिए, चेयरपर्सन और मेंबर को सिलेक्ट करने के लिए भी एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है जो कि उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, या जज जो नॉमिनेटेड हो, या कोई इमिनेंट जूरिस्ट होगा। इमिनेंट जूरिस्ट का मतलब कोई ऐसा एक्सपर्ट पर्सन लॉ की फील्ड में जिसको लॉ की फील्ड में जो बहुत अच्छे से एक्सपर्ट रहा हो, वो इमिनेंट जूरिस्ट पर्सन, जिसको लॉ का फुल्ली नॉलेज हो, भले से वो जुडिशियल वे में हो या ना हो, इससे कोई महत्व नहीं रहता। ये 5 मेंबर मिल के डिसाइड करेंगे कि चेयरपर्सन एंड मेंबर इनमें कौन कौन रहेगा, उनको सिलेक्ट करेंगे लोकपाल के लिए। अगर हम इसकी क्रिटिकल एग्जामिन की बात करें तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग अ मच नीडेड चेंज इन द बैटल अगेंस्ट करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम दे आर लुकिंग फॉर स्विच नीड टू बी करेक्टेड। लोकपाल के इंस्टीट्यूशन की बात करें हम भारत में तो प्रशासनिक ढांचे, एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत ज़रूरी बदलाव लाने की कोशिश की है लोकपाल ने, लेकिन साथ ही खामियों को भी दूर करने की ज़रूरत है लोकपाल को। उसमें बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो खामियां क्या क्या हैं हम देखते हैं आगे। लोकपाल इज़ नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हैज़ द अपॉइंटिंग कमिटी इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। लोकपाल राजनीतिक
प्रभाव से मुक्त नहीं है, क्योंकि जब उसके अपॉइंटिंग की बात होती है तो स्वयं राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल है उसमें। जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर में बात करी थी, उसमें खुद एक पॉलिटिकल के लोग ही उसको चुन रहे हैं, लोकपाल के सदस्य को। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है लोकपाल। द अपॉइंटमेंट्स ऑफ लोकपाल कैन बी मैनिपुलेटेड इन अ वे। तो हम कह सकते हैं कि लोकपाल की नियुक्ति में एक तरह से हेरफेर किया जा सकता है, क्योंकि यह तय करने का कोई रास्ता नहीं है कि एक इंसान पर्टिकुलर तौर पे ईमानदार ही रहे। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, कहने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं दुनिया का। द पॉइंट ऑफ लोकपाल इन इट सेल्फ इज़ नॉट इनफ। अपने आप में लोकपाल की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है। लोकपाल एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड कॉन्क्रीट इम्यूनिटी टू द whistleblowers. The provision for initiation inquiry against the complainants in the accused is found innocent will only discourage people from complaining. लोकपाल के अधिनियम में जो मुखबिर है, जो लोग शिकायत करता है, जो लोग शिकायत करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, उन्हीं को यहाँ पे मुखबिर बोला गया है, मतलब विस्टल ब्लोवर्स बोला गया है, को ठोस प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की है। अगर आरोपी निर्दोष पाया जाता है, मतलब जो लोग जिस एडमिनिस्ट्रेटिव या जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनके खिलाफ अगर कोई भी शिकायत करता है और अगर वो चीज़ गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ ही जांच शुरू करने के प्रावधान केवल लोगों को शिकायत करने से रोकती है। मतलब ये मान के चलो आप कि अगर लोकपाल को किसी ने भी शिकायत कर दी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी फलाना बंदा इंसान है, ये ब्राइब लेते पकड़ा गया है, कुछ भी हुआ, और अगर वो बात गलत निकली तो इंसान के ऊपर ही, जो इनोसेंट पीपल है, उसके ऊपर ही कार्रवाई चलने के प्रावधान, ऐसे प्रावधान रखे गए हैं लोकपाल में। तो ऐसे में क्या, लोग पहले ही डर जाएंगे, वो 10 बार ये सोचेंगे कि ये तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम क्यों शिकायत करें। अगर हम खुद ही कल से फंस गए तो वो 10 बार सोचेंगे शिकायत करने से पहले। इसलिए हर इंसान को ये चीज़ शिकायत करने से रोकेगा। तो इसलिए ये चीज़ सबसे पहले हटानी चाहिए ताकि लोग खुल के इन चीज़ों की शिकायत कर सकें। वैसे तो कहा जाए इसकी जितना भी डिबेट डिस्कशन होगा लोकपाल में चेयरपर्सन और मेंबर के बीच, वह कैमरे में रिकॉर्ड होगा, पर लेकिन अगर शिकायत गलत पाई जाती है तो उस रिकॉर्ड को सामने नहीं रखा जाएगा। ये चीज़ एक सबसे माइनस पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाएगी बिल्कुल भी इस चीज़ में। तो द लोकपाल इज नॉट गिवन any constitutional banking and there is no adequate provision for appeal against the लोकपाल। लोकपाल को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल समर्थन नहीं दिया गया है और लोकपाल के खिलाफ अपील का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है। मतलब अगर इंसान लोकपाल से सेटिस्फाइड नहीं होता है, कोई भी आम जनता, तो वो उसको इतना भी अधिकार नहीं कि वो किसी कोर्ट में जाके अपील कर दे, या उसके ऊपर ऐसी कोई बॉडी नहीं रखी गई है कि वो वहाँ पे जाके अपील कर दे लोकपाल के खिलाफ। द कंप्लेंट अगेंस्ट corruption cannot be registered after a period of 7 years from the date on which the offence mentioned in such complaint is alleged to have been committed। मतलब अगर लोकपाल को पता चल जाता है कि 7 साल पहले इस तारीख को कंप्लेंट की गई थी और वो कंप्लेंट 7 साल पहले ऐसा करप्शन हुआ था, और अगर कोई व्यक्ति 7 साल के बाद उस चीज़ को कंप्लेन करता है उस चीज़ के अगेंस्ट, और लोकपाल को पता चलता है कि करप्शन 7 साल पहले किया गया था और ये सही है, जो भी कंप्लेन है वो सही है, तो 7 साल होने से पहले उसको दर्ज नहीं किया जाएगा और उसे ऑफेंस भी नहीं माना जाएगा। एक तरीके से उस ऑफेंस को मेंशन भी नहीं किया जाएगा, ना इसकी कंप्लेन को एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब
ये अगर पता चल भी जाता है कि 7 साल पहले ये करप्शन हुआ है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। द गवर्नमेंट शुड एड्रेस द इशू बेस्ड ऑन विच पीपल आर डिमांडिंग अ लोकपाल। सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिनके आधार पर लोग लोकपाल की मांग कर रहे हैं। मतलब सरकार को इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। उन लोगों ने पहले से ये चीज़ डाल दी उसमें कि अगर किसी इंसान ने शिकायत करी और वो शिकायत गलत निकली तो उन पर ही कार्रवाई चलने लग जाएगी। अब सामने वाला इंसान 10 बार सोचेगा शिकायत करने से पहले भी कि मैं खुद ही फंस गया, तो इसलिए कोई भी शिकायत करने से पहले 10 बार सोचेगा। हमारा तो सबसे बढ़िया तरीका है कि कैमरा लो और अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान गलत है तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो और उसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो उसके ऊपर रहते हैं उनसे कंप्लेन करो जाके। सबसे सिंपल एंड बेटर तरीका है करप्शन में, ना ब्राइब दो ना ब्राइब लो। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वाले हैं तो हम ब्राइब थोड़ी देर के लिए दे जरूर देते हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आम जनता के ऊपर पड़ता है। जो पुअर है, गरीब है, हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं ब्राइब दे के, पर लेकिन इसका बहुत बिग इफ़ेक्ट पड़ता है। मालदीव और जापान जैसी कंट्री में सिर्फ 10 में से 2 लोग ही ब्राइब देते हैं, लेकिन हमारे इंडिया की कंट्री में 10 में से 7 लोग ब्राइब देते हैं और इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हमारे पुअर पीपल्स पे पड़ता है। इसलिए हमें ब्राइब लेने और देने दोनों से बचना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड एड्रेस द इशू बेस्ड ऑन विच पीपल आर डिमांडिंग अ लोकपाल। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। मोरेओवर लोकपाल मस्ट बी फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड legally independent of those whom are called upon to investigate and prosecute. इसके अलावा लोकपाल को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगली तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, जिन्हें वे जांच और मुकदमा चलाने के लिए कहते हैं। मतलब लोकपाल के हाथ में जांच पड़ताल करने के बाद लोकपाल के हाथ में न्याय निर्णय करने का पावर तो नहीं है, लेकिन लोकपाल के हाथ में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इस चीज़ में संलिप्त पाया जाता है करप्शन करते हुए, लोकपाल के पास इतना पावर है कि उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सके और उसकी प्रॉपर्टी को भ्रष्ट कर सके, पर लेकिन इतना पावर नहीं है कि उसके ऊपर कार्रवाई करवा सके। तो जिसको भी जांच पड़ताल करने के लिए या मुकदमा चलाने के लिए कहते हैं वो फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगली तरीके से तो बिल्कुल ही स्वतंत्र होना चाहिए। उन पे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी सरकार का या किसी भी चीज़ का। लोकपाल अपॉइंट मस्ट बी डन ट्रांसपेरेंटली। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें। अब इसमें ऐसा है कि अगर कार्रवाई के दौरान अगर वो इंसान संलिप्त नहीं पाया जाता है तो उस चीज़ को सामने नहीं, उसकी जितनी भी रिकॉर्डिंग है या जो भी फाइल है उसको सामने नहीं रखा जाएगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी की कमी है बहुत हद तक। Purpose the Lokpal treat the institution only as advisory body. After Lokpal an inquiry in any case, it has to forward the report to the competent authority, which will have the final power to decide whether to take action or not. लोकपाल को केवल सिर्फ एक सलाहकार निकाय के रूप में माना जाता है कि वो सिर्फ एक सलाह दे सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। लोकपाल को किसी भी मामले में जांच के बाद रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकार को अग्रसर देना होता है, मतलब सौंपना होता है, जिसके पास अंतिम अधिकार होगा कि वह यह तय कर सके कि कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। मतलब लोकपाल के पास कार्रवाई करने की कोई पावर नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी जब्त करने का और उसको भ्रष्ट करने का ही अधिकार है, और उसके अलावा उसके ऊपर कार्रवाई करने का कोई ही अधिकार नहीं है लोकपाल को कि वो जॉब पर रहेगा या नहीं। इसके अलावा कोई ऐसे पावर नहीं दिए गए लोकपाल को। तो इन सब चीज़ों से भी लोकपाल को मुक्त होना चाहिए, जिससे वो सख्त कार्रवाई कर सके और करप्शन में और गिरावट आ सके। मतलब लोकपाल को उस हिसाब से स्टैब्लिश नहीं किया गया
जिससे करप्ट करने वाले लोगों के मन में उसका डर बैठा रहे, एक एडमिनिस्ट्रेशन के मन में उसका डर बैठा हो। लोकपाल ऐसा होना चाहिए जिससे डर बैठा रहे कि अगर हमने ऐसा करप्शन किया तो लोकपाल क्या क्या कर सकता है। अगर लोकपाल से किसी आम जनता ने हमारी शिकायत कर दी, यहाँ पे तो आम जनता के लिए ही प्रावधान लागू कर दी गए कि अगर शिकायत गलत निकली तो आम जनता के ऊपर ही कार्रवाई। तो हर आम जनता 10 बार सोचेगी कंप्लेन करने से पहले। तो उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है लोकपाल को। अगर हम सम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें इसमें, तो इसको फॉर्म कब किया गया था? 19 मार्च 2019 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका मोटो क्या है? माँ ग्रह कस्य विद्रमणम। चेयरपर्सन कौन है इसके? पिनाकी चंद्र घोष। और कमेटी, जैसे मैंने बताया था कि चेयरपर्सन और मेंबर को चूज करने के लिए कमेटी कंसिस्ट की जाती है। तो इस कमेटी में कौन कौन है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई एंड लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन। और अगर हम चेयरपर्सन पिनाकी चंद्र घोष की बात करें तो इनकी एज 66, डेजिग्नेशन चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल, वर्क इनका टू लुक इनटू करप्शन को देखना है, करप्शन के मामलों को देखना है, जो कि 2013 में लोकपाल के एक्ट जो कि 2013 में पास हुआ था। ये रिटायर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के जज है, रिटायर्ड, और सर्वाइविंग करते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। वैसे लोकपाल बहुत हद तक मददगार है करप्शन को कम करने के लिए, लेकिन हम इसे और भी कम कर सकते हैं अगर कुछ मुद्दों पर, कुछ फैक्ट पर ध्यान दिया जाए तो। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है या मैंने कुछ गलत बोला इसमें तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और कुछ भी गलती हुई हो मुझसे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे की लेक्चर में इसको ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।